ओए हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को, नमस्कार। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, दो टॉपिक होंगे इसमें, ठीक है। छोटे छोटे टॉपिक हैं, इसलिए हम दो टॉपिक इसमें कवर करेंगे। एक तो आपका उपसर्ग और प्रत्यय होगा, और एक होते हैं मतलब जो बोलने में या देखने में शब्द समान से लगते हैं, इन्हें समभिन्नार्थक शब्द भी कहते हैं या समश्रुति भिन्नार्थक शब्द भी कहते हैं। गुड मॉर्निंग सभी को। तो चलिए देखिएगा, इसमें हम पहले करेंगे उपसर्ग और प्रत्यय, ठीक है। इसमें जो हम पहला टॉपिक आपका करने जा रहे हैं वह करने जा रहे हैं उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग में भी आपका, इन दोनों टॉपिक में भी हम कौन सा करेंगे, पहले उपसर्ग करेंगे, ठीक है। उपसर्ग, इसको समझिएगा, पहले फॉर्मली तरीके से समझ लीजिएगा कि उपसर्ग होता क्या है। बेसिकली जो आप शब्द लिखते हैं, ठीक है, जो आपके शब्द आते हैं, परीक्षा में आते हैं, तो उसमें ये पूछता है कि निम्नलिखित शब्द में उपसर्ग रहित या जिसमें उपसर्ग लगा हुआ है वह शब्द बताइए, ठीक है। इस तरीके से पूछता है। कभी कभी इस तरीके से पूछता है कि निम्नलिखित शब्दों में से, जैसे 4 शब्द दिया होगा बहुविकल्प में, और कौन सा प्रत्यय रहित है या जिसमें प्रत्यय नहीं लगा है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। अब जैसे प्रत्यय या उपसर्ग, उपसर्ग का मतलब होता है जो आपका समीप होता है, ठीक है। उप मतलब समीप और पहले, ठीक है, इन दोनों बातों को याद रखेगा। और प्रत्यय का मतलब होता है बाद में चलने वाला, ठीक है, बाद में चलने वाला। तो कहीं ना कहीं समझाने का मतलब ये है कि जिन शब्दों के शुरू में आपके जो उपसर्ग लगेंगे, ठीक है, या आप कह सकते हैं कुछ शब्द उसके पहले आकर के उसका अर्थ बदलते हैं। जिन शब्दों में कुछ शब्द उस शब्द में पहले प्रयोग होकर के उसका अर्थ बदल देते हैं, वही क्या कहलाते हैं, आपके उपसर्ग कहलाते हैं। इसी प्रकार प्रत्यय, जिन शब्दों के अंतिम में कुछ शब्द जुड़कर उसका कह सकते हैं अर्थ बदल देते हैं, वह क्या कहलाते हैं, आपके प्रत्यय कहलाते हैं, ठीक है। उपसर्ग पहले लगेंगे और प्रत्यय बाद में लगेंगे। अब इसमें जो हिंदी के उपसर्ग हैं, संस्कृत के उपसर्ग हैं, कुछ उर्दू के उपसर्ग हैं, लेकिन हमारी परीक्षा की दृष्टि से बेसिकली यह है कि हमें थोड़ा थोड़ा सभी उपसर्गों को देखना है। क्योंकि जब उपसर्ग में प्रश्न देता है तो वह यह नहीं बोलता है कि उर्दू का है ये या संस्कृत का है, ठीक है। अधिकांशतः तो हिंदी के उपसर्ग ही देते हैं, और परीक्षा में कुछ नहीं पूछेगा आपसे कि ये हिंदी का उपसर्ग है या उर्दू का उपसर्ग है या इनकी कितनी संख्या है। संख्या बेस्ड क्वेश्चन तो आपके हैं ही नहीं, ठीक है। जिनकी डेफिनेट एक निश्चित संख्या है उनसे क्वेश्चन आते हैं, और जिनका मतलब कि संख्या किसी बुक में और है, किसी बुक में और है, जैसे काल को लेकर है, तो उनके संख्याओं पर आधारित प्रश्न नहीं आते हैं। जैसा कि मैंने कल आपके टेलीग्राम में प्रश्न डाला था, अगर मैं बात करूं जो आपके प्रश्न थे टेलीग्राम में, ठीक है, तो उसमें आपने देखा होगा हेतु मद का उदाहरण भी है, उसमें सातत्य बोधक पद का उदाहरण भी है। तो ये इस प्रकार के जो प्रकार थे वाक्यों के, ये कराने ज़रूरी थे। बहुत सी बुकों में आपको PN पांडे वगैरह में भी इतने प्रकार इनके नहीं मिलने गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देखें तो हमें लगभग जितने प्रकार उसके हो सकते हैं महत्वपूर्ण, वह करने की कोशिश की गई है, ठीक है। चलिए, तो उपसर्ग में क्या होगा कि हिंदी के उपसर्ग होंगे, उर्दू के उपसर्ग होंगे। हिंदी के बेसिकली 10 होते हैं, ठीक है, हिंदी के जो उपसर्ग होते हैं। अब जो हम पहले देखेंगे जो संस्कृत के उपसर्ग होते हैं वो 22 होते हैं, लेकिन हमें इनसे कोई मतलब नहीं है कितने होते हैं कितने नहीं होते, गिनती से हमें कोई मतलब नहीं। हमें शब्दों से समझना है कि उपसर्ग कैसे होगा और प्रत्यय कैसे होगा। पहले उपसर्ग में जैसे अगर हम बात करें, एक उपसर्ग है अति, एक संस्कृत का उपसर्ग है आपका अति, ठीक है, एक संस्कृत का उपसर्ग है अति। अब वह कैसे कैसे जुड़ेगा वह भी देखिएगा। जैसे अति, ये उपसर्ग है आपका, ठीक है। पहला उपसर्ग है अति, इसका मतलब होता है अधिक या सीमा से परे, ठीक है, अधिक। ये भी जरूरी नहीं है याद रखना आपको, अर्थ आपको पता होना चाहिए। जैसे अति वृद्धि, अति वृद्धि, दूसरे अतिसार, फिर अतिसार के बाद आपका अतिरिक्त, अतिरिक्त, ठीक है। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि यहाँ भी अति और यहाँ भी अति और यहाँ भी अति, मतलब रिक्त है, अतिरिक्त। अब वो
ज़्यादा ही रिक्त है। अतिसार, वृद्धि, अति वृद्धि। तो आपको कहीं ना कहीं जो अति उपसर्ग है वह यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, आपको किसी प्रकार से पूछ सकता है कि निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग जिसमें लगा हुआ है उस शब्द को छाटिए, तो आप उसमें आराम से पहचान लेंगे। ठीक है, अति उपसर्ग। अब जैसे अत्यधिक है उसमें भी यही होता है आपका अत्यधिक। ये संधि में आपको समझ में आ जाएगा जब संधि कराएंगे। इसमें भी अति प्लस अधिक, इसमें क्या होता है ना, ये कैसे होता है, इसमें ये बहुत आता है। वैसे मैं बता दूं आपको कि इसमें ई और ए मिलकर आपका क्या बना देते हैं, यह बना देते हैं, तो ये हो जाता है अत्यधिक। इसलिए अत्यधिक में भी कौन सा उपसर्ग होता है, अत्यधिक में भी आपका अति उपसर्ग होता है। ठीक है, चलिए, तो ये अति था। अब जैसे अधि है, अधि पर बात करें तो ये अधि जैसे अधिकार है। ठीक है, अधिकार, अधिवास, अधिवास। ठीक है, और अधिरोपण, अधिरोपण। इस तरीके से आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है इनमें उपसर्ग क्या है, अधि। ठीक है, फिर जैसे अधिराज है, अधिवक्ता है, ये सभी। कहने का तात्पर्य है कि जो जितने भी प्रकार के उपसर्ग हो सकते हैं उनको थोड़ा थोड़ा सभी को जान लेते हैं। ठीक है, इन पे बेस जितने भी प्रश्न बनेंगे उनको भी कर लेंगे। अब जैसे अनु है, अनु एक उपसर्ग है, अनु उपसर्ग है, सिंपल है। जैसे अनुमान है, अनुमान। ठीक है, अनुकूल है, अनुकूल। लिखते हुए भी ध्यान रखिएगा, अनुकूल में न पे छोटू की मात्रा आती है और कै पे बड़े की मात्रा आती है। ठीक है, अनुकूल है, अनुसार है, ये सभी क्या हैं आपके अनु के उपसर्ग वाले शब्द हैं। ठीक है, फिर अप है, जैसे अपराध, अपमान, ये सभी अप वाले शब्द हैं आपके। जैसे अप, तो ये हो गया अपराध। ठीक है, और अपराध हो गया आपका। दूसरा शब्द है आपका अपमान, अपव्यय। इनमें सभी में आपको क्या देखने को मिल रहा है, अप उपसर्ग। तो ये भी क्या हो गया आपके अप वाले शब्द हो गए। ठीक है, जैसे अपि है तो अपिमान हो जाएगा, अपिसार हो जाएगा। अब जैसे अभी है, अभी उपसर्ग कहाँ कहाँ प्रयोग होता है, जैसे अभिसार है। ठीक है, अभिमान है, अभिमान। जैसे अभिकल्प है, अभिकल्प। और जैसे और भी शब्द हैं, अभियोग है। ठीक है, एक अभ्युदय याद रखेगा, अभ्युदय, इसमें अभी उपसर्ग होता है, अभ्युदय। मैंने कोशिश ये की है कि जो आपका जो भी टॉपिक है, ठीक है, उसको थोड़ा डीप फॉर्म में कराने की। आपने वाक्य देखे होंगे, उसको काफ़ी डीप कराने की कोशिश की गई। क्रिया विशेषण हो, उसके अलग अलग प्रकार बताने की कोशिश की गई है। हालांकि विशेषण में हमें जो 4 इंपॉर्टेंट होते हैं उनको करना चाहिए, लेकिन हमने क्रिया विशेषण को भी करा। क्यों करा? क्योंकि वो डीपली पूछता है। तो कोई चीज़ ऐसी ना रहे जो हमारी परीक्षा में आए और हम ये सोचे कि हमने नहीं पढ़ी है, परीक्षा में आए और याद आ जाए कि हाँ ये पढ़ा है। ठीक है, हाँ। तो अभ्युदय, ये अभी प्लस उदय। ठीक है, ये इसके बाद मेरे ख्याल से आपका संधि टॉपिक शुरू हो जाएगा। मैंने सोचा था कि सारे टॉपिक पहले कवर कर लें, ठीक है, धीरे धीरे में, और फिर आपका संधि प्रॉपर तरीके से करेंगे। चलिए, तो ये आपका अभी प्लस उदय, अभ्युदय, ई प्लस उ मिलकर बनाते हैं आपका ये। ठीक है, ये अभ्युदय हो जाएगा। अभ्युदय में कौन सा उपसर्ग होगा? अभी। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है इस प्रकार के, जैसे अभ्यागत है तो उसमें क्या होगा? अभी। वे सारे आपको प्रोवाइड करा देंगे। एक है अव, जैसे अवनति, अवकाश, अवका, जैसे अवनति, अवकाश, सिंपल है। ठीक है, ये जो उपसर्ग होगा इसमें कौन सा होगा? अव। फिर है आपका जैसे आ है, आगमन हो गया। ठीक है, गमन है तो उसमें आ जोड़ दिया, दर है तो आदर हो गया, इस तरीके से। और आडंबर हो गया, जो आ से है, जैसे आ वाले आगमन हो गया। ठीक है, आडंबर हो गया। और आपका जो शब्द है आचरण हो गया।
तो इनमें सभी में क्या उपसर्ग है आपका? आ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है जो उत है या उद है। उद मतलब जैसे उद्गम हो गया, उद से क्या है? उद्गम। ठीक है, और एक शब्द आता है आपका उद्गम में, इससे दूसरा जो आता है ओ वाले में उत्सर्जन। ठीक है, उत्सर्जन। हाँ, ये तो उत वाला हो जाएगा। ठीक है, ये उद वाला, उद्गम उत्सर्जन। इस प्रकार से यहाँ पर उद और उत वाले शब्द आपको देखने को मिलेंगे। फिर है आपका उप। उप जैसे उपहार, उपयुक्त। ठीक है, और आपका उपकूल, उपवास, उपद्रव, ये सभी क्या हैं? उप वाले उपसर्ग हैं। ठीक है, उपद्रव और उपकूल और उपमान, इस तरीके से इनमें क्या आपको देखने को मिल रहा है? उप उपसर्ग देखने को मिल रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो शब्द है आपका, जैसे दु है एक, दु जैसे दुर्गम है। ठीक है, और एक शब्द होता है आपका दुर, इस तरीके से होता है दुर, मतलब दुर्विनार। इसको देखिएगा, अभी एक मिनट रुकिएगा। दुर्विनार। ठीक है, इसमें क्या होगा? दुर उपसर्ग है और इसमें दुर्गम में दो उपसर्ग है। ठीक है, फिर बात करें तो नी मतलब निवास, निकेतन, निश्चल, इस प्रकार से जो होंगे आपके, या निबंध, ये इसमें क्या होगा? नी उपसर्ग होगा। आप आराम से पहचान जाएंगे जो सिंपल शब्द हैं उपसर्ग वाले, जैसे निबंध हो गया। ठीक है, और निसार हो गया, या आपका निवास हो गया, निकेतन हो गया, निकेतन, तो आप इसमें सिंपल पहचान जाएंगे इसमें उपसर्ग क्या है? नी है। ठीक है, जैसे इसमें दुर, तो दुर्विनार, इसमें दुर उपसर्ग है। दु यानी कि दुर्गम, दु उपसर्ग है। इस तरीके से शब्द को पहचानना है। फिर है परा, मतलब जैसे परा का कैसे होगा? बहुत आसान है, पराजय। ठीक है, पराकाष्ठा, पराजित, ये सभी किसके हैं? यहाँ आपके परा उपसर्ग के शब्द हैं। ठीक है, फिर है आपका परि, जैसे परिचय, परिणय, परिवर्तन, ये सभी सिंपल। परि के क्या होंगे? परिणय, परिवर्तन, परिचय। ठीक है, ये सभी आपके परि के उपसर्ग होंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एक है आपका सु, जैसे स्वागत है, सुकर्म है, सुकर्म हो गया। ठीक है, और सु के आपके सुरक्षा हो गया, सुधार हो गया, ये सभी किस में आएंगे? सु में आएंगे। एक स्वागत है, उसको भी याद रखेगा, स्वागत में आपका सु उपसर्ग होता है। ठीक है, स्वागत में क्या होता है? सु उपसर्ग होता है, सु प्लस आगत, ये आपका मिलकर बनता है। उ प्लस आ बना देते हैं यहाँ पर वा, इसलिए स्वागत में क्या है आपका? उपसर्ग सु। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट शब्द है स्वागत, इसमें उपसर्ग क्या है आपका? सु। जैसे सुकवि, सुजन, बहुत आसान है, सुदूर, सुकुमार, इनमें सभी में क्या आ रहा है? सु उपसर्ग आ रहा है। प्रति जैसे प्रतिकूल है, प्रतिहार है, बहुत आसान है, प्रति उपसर्ग से प्रतिकूल हो गया, प्रतिहार हो गया। ठीक है, और प्रति संपन्न हो गया, इस तरीके से इनमें सभी क्या है? प्रति प्रति प्रति, तो प्रति उपसर्ग वाले हैं। ठीक है, एक आता है आपका, जैसे बात करते हैं, हाँ ये तो कुछ थे आपके संस्कृत के। अब हम हिंदी के उपसर्ग देख लेते हैं। हिंदी के आपको जब उपसर्ग में देता है ना, वो तो ये नहीं पता चलता वह हिंदी के कुल 10 उपसर्गों से तो बनते ही हैं, तो उसको कहीं ना कहीं एग्जामिनर को संस्कृत के उपसर्गों का सहारा भी लेना पड़ता है, उसको एग्जाम को थोड़ा कठिन बनाने के लिए। ठीक है, जैसे ए है आपका, ए उपसर्ग है पहला, ए
हिंदी में 10 होती है इनकी मूलतः संख्या, ठीक है। संस्कृत में 22 थी, इनमें 10 है। अब जैसे ए है, तो ए का विशेषता जो अर्थ होता है, ए अगर किसी के भी शब्द में आ जाएगा ना, तो एक थोड़ा सा नकारात्मक भाव होता है, मतलब निषेध तरीके से, अभाव होना किसी चीज़ का। जैसे एक है अथा, ए था, ठीक है, तो इसमें ए उपसर्ग है आपका। या दूसरा शब्द है अकाल, अकाल जिसको कहते हैं, ठीक है। और शब्द है आपका स्पर्श, स्पर्शीय, ठीक है। यहाँ आपका क्या होगा, इसमें सभी में ए उपसर्ग होगा, सही है। चलिए, एक है आपका अध, अध जो आपका उपसर्ग है हिंदी में अध, जैसे अध खिला, अध से मतलब अध खिला। और इसमें शब्द है आपका अध पका, अध पका, अध जल, ठीक है। साफ साफ दिखाई दे रहा है, इनमें सभी में क्या है, अध आपका उपसर्ग है। फिर है आपका अन, जैसे अनपढ़ है, अनमोल है, ठीक है। ये इसमें क्या है, शब्दों में अन उपसर्ग आ रहा है। अन वाले में अनपढ़, अनमोल, अनहित, ठीक है। अन वाले में देखिएगा अनपढ़, साफ साफ दिखाई दे रहा है, अनमोल और अनहित, ठीक है। ये सभी आपका क्या है, आपका ए उपसर्ग आपको कहीं ना कहीं यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। हाँ, ये अन वाले हैं जो, सॉरी, ये अन वाले हैं, ठीक है, अन वाले, हाँ। और ये आपके ए वाले हैं, ठीक है, ए। ये अध वाला है और ये अन वाले हैं, ठीक है। अनपढ़, अनमोल, अनहित, ठीक है। फिर है आपका उन, जैसे 59, 49, 29, सिंपल है बिल्कुल। उन वाला 59 हो जाएगा, 29 हो जाएगा। ये सभी क्या है, आपके उन वाले उपसर्ग वाले शब्द हैं, ठीक है। फिर है औ, जो औ होता है बड़ा औ सा औ, औ सा औरत वाला, जैसे ओघड़ हो जाएगा, ठीक है। और आपका ओढ़र हो जाएगा। इसमें क्या होता है, आपका औ उपसर्ग होता है। फिर आपका कु या कै, जैसे कुपुत्र होता है, कुपात्र होता है, और कुढंग होता है, कुचाल होता है। तो ये सभी का वाले या कु वाले होते हैं, कु वाले। जैसे कुपुत्र होता है, कुढाल होता है, ये सभी क्या होते हैं, कु वाले, ठीक है। नेक्स्ट है स और सु, यानी कि जो आपका स है, जैसे सुकर्म हुआ, सु से अगर हम देखें, सु से तो सुकर्म, ठीक है। सुनियोजित हो जाएगा, सुनियोजित हो जाएगा। ये सुनियोजित वाला तो क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। शब्द बड़ा है, इसको देखने में ऐसा लगता है सुनियोजित, तो इसमें आपका सु उपसर्ग है, इसमें सुकर्म में सु उपसर्ग है, ठीक है। चलिए, अब स वाले में कौन से आएंगे, जैसे सगोत्र है, या सरस है, या सहित है, या सजग है। खाली स वाले में सजग हुआ, ठीक है, सरोज हुआ, ये स वाले में आ जाएंगे। सु वाले में जैसे आपका सुकर्म हुआ, सुनियोजित हुआ, सुपात्र हुआ, ठीक है। ये सभी किस में आएंगे, सु उपसर्ग वाले में। दु यानी कि जैसे दुलार है, दुकाल है। दु शब्द जो है, इससे क्या है, दुलार हुआ आपका, दुकाल हुआ। ये किस में आ जाएंगे, आपके दु वाले में, जिसमें आपका उपसर्ग में दु लगा हुआ, ठीक है। एक नी बचा, जैसे हिंदी का एक शब्द, एक उपसर्ग और बचा है, जैसे नी है तो निडर हो जाएगा, ठीक है। नी संकोच हो जाएगा, और नी संदेह हो जाएगा। इसमें आपको क्या मिलेगा, सभी में नी उपसर्ग देखने को मिलेगा, निकम्मा, ठीक है, निकम्मा, इस तरीके से। तो ये कुछ हिंदी के उपसर्ग थे। और अगर हम बात करते हैं आपके उर्दू के उपसर्ग की, तो उसमें से कुछ महत्वपूर्ण उपसर्ग जो होंगे, हम आपको उस पर नोट्स में प्रोवाइड करा देंगे। जैसे बे होता है, बेईमान, बेशरम, ठीक है। और जैसे
एक शब्द और इससे आते हैं क्वेश्चन, जैसे बै होता है, बैनाम, बैदस्तूर, ठीक है, इस प्रकार से। कोई खास इसमें है नहीं, 2-4 हैं, उनको नोट करा देंगे। हमारा दूसरा जो टॉपिक है वह है प्रत्यय का, ठीक है। जो प्रत्यय हैं, प्रत्यय क्या हैं आपके, जो प्रत्यय हमारे शब्द के बाद में लगते हैं, बाद में साथ साथ चलने वाला प्रत्यय, ठीक है। बाद में याद रखेगा, प्रत्यय क्या लगते हैं, बाद में। कभी एग्जाम में सोचे कि प्रत्यय पहले लगा, उपसर्ग, उ मतलब ए ई उ पहले आता है, इसलिए इसको सिंपल इसे इस तरीके से याद रख लीजिएगा कि वर्णमाला में आपकी उ पहले आता है, इसलिए उ पहले लगेगा। और प्रत्यय मतलब पै जो अक्षर है वो बाद में आता है और वो बाद में लगेगा, ठीक है। अब जो हम बात करेंगे मेनली प्रत्यय वाली, तो प्रत्यय में देखिएगा जो इसमें बहुत सारे प्रकार हैं आपके। जैसे अभी हम बात करेंगे प्रत्यय की, जो इम्पोर्टेंट हैं उन पर बात कर लेते हैं, और हिंदी प्रत्यय को लेकर ही बात करेंगे पहले, ठीक है। बाकी आपको जो भी इसमें बनेंगे शब्द उनको प्रोवाइड करा देंगे। तो जैसे आपका इसमें होता है, एक भाववाचक संज्ञा होती है, ठीक है, मतलब भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए कृत प्रत्यय होता है आपका। एक कृत का मतलब होता है धातु, ठीक है, कृत प्रत्यय। इसका मतलब क्या है, कृत प्रत्यय वे प्रत्यय हैं जो धातु के पीछे जुड़कर आपके शब्द का निर्माण करते हैं, धातु के पीछे जुड़कर, ठीक है, पीछे जुड़कर। प्रत्यय बहुत सारे होते हैं, आपको अलग अलग प्रकार से प्रत्यय देखने को मिलते हैं। प्रत्यय में जैसे आपने देखा खेल, आपने हाँ, प्रत्यय में कृदंत प्रत्यय में हम देखें, पहला आपका जैसे लिखंत है, लिख क्रिया है आपकी प्लस अंत, तो ये क्या हो जाएगा, लिखंत, ठीक है। फिर हमने देखा कि आपका रटना एक क्रिया है प्लस अंत, ये क्या हो जाएगा, रटंत, ठीक है। ये आपके किस मांगे, प्रत्यय के उदाहरणों में, यानी कि इनमें प्रत्यय क्या लगा हुआ मिल रहा है, अंत अंत दोनों में, ठीक है। दोनों में प्रत्यय क्या देखने को मिल रहा है, अंत और अंत। फिर अगर हम बात करें जैसे कुछ प्रत्यय आपके हाँ, एक मिनट रुकेगा। तद्धित प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय क्या होते हैं, तद्धित प्रत्यय पहले इनको देख लेते हैं। तद्धित प्रत्यय होते हैं जो संज्ञा शब्दों के बाद में लगते हैं, ठीक है, संज्ञा शब्दों के बाद में जो लगते हैं वही होते हैं तद्धित प्रत्यय। जैसे संज्ञा आपकी गुरु, ठीक है, तो गुरु आपका एक मूल शब्द है, ठीक है, और या इसको हम बोले जो वत्स शब्द है, वत्स, वत्स में अगर हम आयन जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, वत्स आयन, ठीक है। ये संज्ञा है मूलतः, और इसमें हमने प्रत्यय जो जोड़ा है वो आयन जोड़ा है, और ये क्या बन गया आपका नया शब्द वत्स आयन, ठीक है। जैसे तिलक है, तो तिलक में आपने आयन जोड़ दिया है, तो ये क्या बन गया है, तिलक आयन, ठीक है, इस प्रकार से। फिर है आपका दूसरा, अगर हम बात करें इक प्रत्यय, मतलब इक जिसमें जुड़ेगा, इक जिसमें जुड़ेगा, जो इक ये प्रत्यय है ये किस किस में जुड़ेगा। जैसे हम बोले मुख, तो ये मुख है, संज्ञा है, तो ये हमारा मौखिक हो जाता है, ठीक है, मौखिक। इसमें क्या होगा आपका, इक प्रत्यय है, यानी कि मुख में इक प्रत्यय लगकर ही क्या बना है, मौखिक। फिर हम बात करें तो मानसिक, मानसिक ये प्रत्यय लगकर आपका क्या बना है, जो इसमें आपका इक प्रत्यय है, देखिएगा मान, मान आपका मान, एक तो ये हो गया शब्द मान, मानस प्लस इक, ठीक है, इसी से क्या बना है आपका मानसिक। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा बताने की कोशिश कर रहे हैं
मानसिक में आपका एक प्रत्यय है, मानस एक शब्द है और एक जब बना, एक जब उसके साथ प्रत्यय जुड़ा तो क्या बना वो मानसिक, ठीक है, सॉरी मानसिक आपका वो बन गया। फिर है आपका जैसे तर्क है, तर्क तो तर्क प्लस इक ये बन गया आपका तार्किक। तो आपसे अगर प्रत्यय पूछता है तार्किक में कौन सा है तो एक प्रत्यय है, मानसिक में इक, मानसिक मुख मौखिक इक, अंत में जो भी शब्द उसमें जुड़ा हुआ प्रतीत हो वह क्या होता है आपका प्रत्यय होता है, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें प्रथम है इन वाला बात कर लेते हैं। अब इन जो आपका प्रत्यय होता है इन, ठीक है, जैसे आपका मल है तो इसमें इन जुड़ा तो ये मलिन हो गया, मलिन, ठीक है। या रक्त या दंड, दंड में इन जुड़ा तो ये क्या हो गया आपका दंडिन, ठीक है। इस तरीके से अब इसमें हम बाद में देख रहे हैं शब्दों को। उपसर्ग में पहले क्या देखा था हमने, उपसर्ग में हमने पहले देखा था कि क्या शब्द जुड़ रहे हैं, यहाँ पर हम लास्ट में देख रहे हैं, ठीक है। जैसे तार्किक में इक है, मलिन में इन है और दंड, दंड प्लस इन दंडिन में इन है, तो इनमें सभी में बाद में कोई ना कोई शब्द जुड़ रहा है और वह किसका रूप है प्रत्यय का, ठीक है। अब जो जैसे आपका पश्च है इसमें अगर हम इम प्रत्यय जोड़ देंगे तो यह पश्चिम हो जाता है, ठीक है। या जैसे नीलिमा अगर इमा प्रत्यय हम जोड़ें, बहुत सारे प्रत्यय हैं ये बहुत ही ज़्यादा, इमा जैसे नील प्लस इमा तो ये क्या हो जाएगा नीलिमा, ठीक है, नीलिमा। तो नीलिमा मतलब इमा इसमें कहीं ना कहीं आपका प्रत्यय रूप में जुड़ा हुआ है, ठीक है। नीलिमा में, नीलिमा, नीलिमा याद रखिएगा जब भी इस तरीके से शब्द जुड़ते हैं ना, नील प्लस ए प्लस ई तो हमेशा छोटी ई बनती है, संधि में सारे और समझ में आ जाएंगे, ठीक है। अब जैसे इन है, जैसे कुल है तो आपने उसमें क्या जोड़ दिया कुलीन, इन शब्द आपने प्रत्यय के रूप में जोड़ दिया, जैसे कुल प्लस इन तो ये क्या हो जाएगा कुलीन, ठीक है। आपने इन प्रत्यय को जोड़ा है तो ये क्या होगा आपका कुलीन। इन प्रत्यय से और भी हैं, जैसे प्राचीन, आपने प्राच प्लस इन ये जोड़ दिया इसमें तो ये क्या हो गया प्राचीन। आपसे पूछेगा प्राचीन में कौन सा प्रत्यय है तो प्राचीन, आप देखेंगे उसको बोल के थोड़ा खींच के बोलेंगे प्राचीन, मतलब इन कहीं ना कहीं उसमें प्रत्यय आपको दिखाई देगा, कुलीन इन प्रत्यय वहां पर भी दिखाई देगा, नीलिमा ईमा तो वहां पर क्या प्रत्यय दिखाई देगा आपको ईमा। इस तरीके से आप डिफाइन करेंगे, ठीक है। अब जैसे इका है, जैसे प्रकाश है, हमने इसको लिख दिया प्रकाशिका, प्रकाश है प्लस इका तो हमें क्या लिखते हैं इसको प्रकाशिका, ठीक है। तो प्रकाशिका में क्या होगा आपका इका, प्रकाशिका, यहाँ पर हमें इका प्रत्यय देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए जैसे एक है वान प्रत्यय, वान, जैसे वान तो धन प्लस वान क्या हो जाएगा धनवान, ठीक है, धन वान। या वान से ही एक और है पहल प्लस वान, पहल प्लस वान क्या हो जाएगा पहलवान। तो पहलवान, आन वान कहीं ना कहीं आपको वान यहाँ पर देखने को प्रत्यय के रूप में शब्द मिल रहा है, बिल्कुल स्पष्ट, धन वान पहलवान, ठीक है। मूल्यवान, मूल्यवान, मूल्यवान में भी आपको क्या देखने को मिल रहा है वान प्रत्यय देखने को मिल रहा है। चलिए फिर है आपका जैसे एक धा प्रत्यय होता है, धा प्रत्यय, धा तो जैसे बहुधा, तो बहुधा में आपसे पूछता है कौन सा प्रत्यय है तो यहाँ पर धा प्रत्यय होगा, बहु प्लस धा बहुधा, ठीक है। जैसे द्विधा तो दुविधा, इसमें भी कौन सा प्रत्यय होगा आपका धा, ठीक है। चलिए
फिर कुछ इम्पोर्टेंट इसमें अगर हम करें तो हाँ, एक जैसे मैंने आपको बताया था कोई भी शब्द है वो आपको भ्रमित कर सकता है परीक्षा में। जैसे मैंने लेखक लिखा, लेखक, अब आपसे जैसे कमल लिखा, अब क प्लस मल, इस तरीके से तो हो नहीं सकता, ठीक है। मतलब अगर हम प्रत्यय की दृष्टि से देखें तो हम प्रत्यय क्या देखेंगे इसमें, आपको देखना है कि लेख प्लस अक, या तो आपको इस तरीके से भी दे सकता है लिखा हुआ, या आपको ए भी देख सकता है, दोनों, ठीक है, कोई सा भी दे सकता है। जैसे कमल, तो यहाँ पर आपका कौन सा होगा, ए, ठीक है। लेखक में तो दोनों ही होता है, अक भी होता है, और अक तो इसलिए भी क्योंकि ये वाला अक होगा। इस अक का क्या मतलब है, इसका ए का क्या मतलब होता है कि ये अर्ध रूप में है, ठीक है, अर्ध रूप में है, और ज़्यादातर जो आपको मिलेगा वो ए ही मिलेगा, छोटा ए। तो लेखक ए, किसी भी शब्द को आप बोलेंगे मात्रा रहित जो शब्द है, मतलब जिसमें मात्रा नहीं है, मात्रा विहीन जो शब्द है, रहित तो साथ हो जाता है, मात्रा विहीन जो शब्द होते हैं, आप एक शुद्ध शब्द को अगर ऐसे बोलेंगे, सिंपल शब्द, लेखक का ए की आवाज़ कहीं ना कहीं उसमें निकलती है। तो इन प्रकार के शब्दों में आपको ए प्रत्यय देखने को मिलता है, ठीक है। जैसे पेन है आपका, पेन, अब इसमें आपसे पूछता है कि इसमें कौन सा प्रत्यय है, तो आप सिंपल देखेंगे कि जब भी इस तरीके का शब्द देगा तो हमने क्या पढ़ा है कि जो शब्द होते हैं, जो आपके व्यंजन होते हैं, उनमें कहीं ना कहीं छोटे ए की ध्वनि छुपी रहती है, छोटे ए की, तो इसलिए यहाँ पर प्रत्यय क्या होगा, ए होगा, ठीक है। चलिए, ये कुछ आपके उपसर्ग और प्रत्यय के हमने उदाहरण देखे हैं। अब जैसे बहुत से शब्द होते हैं, जैसे आवट है, लिखावट है, ठीक है, या बनावट है, इस तरीके के शब्द होते हैं। चिकनाहट है, कड़वाहट है। जैसे आहट एक प्रत्यय है, आहट, जैसे चिकनाहट हम बना देंगे चिकनाहट, ठीक है, और घबराहट, इसमें क्या हो जाएगा, घबराहट, घबराहट, ये सभी शब्द क्या हैं आपको देखने को मिल रहा है, आहट, आहट, तो ये सभी प्रत्यय के रूप में यहाँ पर क्या प्रयोग हुआ है, आहट शब्दों का, ठीक है। मैं आपके क्वेश्चन लेता हूँ, एक मिनट। सर कमल वाला समझाइए, अच्छा ठीक है, ठीक है, अंजना जी, हाँ सही है, सही है, समझा रहे हैं, कमल वाला, हाँ देखेगा, कमल वाले से मतलब क्या है, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, प्रत्यय में कभी कभी ये तो पता ही रहता है सबको कि इसमें आहट प्रत्यय, इसमें नी है, इसमें कार है, ये सभी इस प्रकार के प्रत्यय जनरली समानता, मतलब एग्जामिनर को ही पता है। वो हो सकता है कि आपको भ्रम स्थिति पैदा करने के लिए अभी हाल फिलहाल में जो परीक्षा हुई है उसी के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। जैसे कमल है, ठीक है, आपसे पूछता है इसमें प्रत्यय क्या है, आपने कै मल, ये तो हो नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि ये आप अगर देखेंगे तो कमल, कै, मैं, और आप देखेंगे ले, तो ले कहीं ना कहीं ए, जब कोई भी शब्द आप बोलते हैं अंत में अगर वो मात्रा विहीन शब्द है, मतलब उस पर मात्रा नहीं लगी हुई है, तो वह अपने आप में अक्सर ए को ले हुए रहता है, ए को अपने साथ रखे रहता है, तो इसमें ए उपसर्ग होगा, ठीक है। बाकी जैसे और शब्द हैं, कमल हो गया, या एक शब्द है चमन, आप ये ले लीजिए, तो इसमें भी आपको ए प्रत्यय ही मिलेगा। क्योंकि इसमें क्या है कि हम जब प्रत्यय को देख रहे हैं, जैसे इसमें का प्लस मल, तो मल प्रत्यय नहीं हो सकता, क्योंकि का तो खुद ही इसमें उपसर्ग है, का प्लस मल, कमल, ठीक है, च प्लस मन, चमन। अब प्रत्यय की बात हो रही है, तो प्रत्यय में जब हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि प्रत्यय जो है आपका, ये तो अर्थपूर्ण शब्द है पूरा, च मन कामल, तो इसमें जो आपका प्रत्यय होता है वह ए रूपी स्वर होता है, ठीक है, ए। इतना याद रखिएगा, जब भी आपको इस तरीके से शब्द अंतिम मिले कि जिसमें मात्रा विहीन हो, सिंपल शब्द हो, तो वहाँ पर आपका ए प्रत्यय होता है, ठीक है। अब जैसे आपका आम है, आम में आपसे पूछ ले प्रत्यय क्या है, तो ए है, सिंपल है, आम में, ठीक है, तो ए प्रत्यय होगा। चलिए, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट है। अब जिसमें ईला है, रंगीला हो जाएगा, रंग प्लस ईला रंगीला, रेतीला, रेत प्लस ईला रेतीला, बहुत सारे प्रत्यय हैं, ठीक है। लेकिन अभी जो हम बात करेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट देख लेते हैं। जैसे अब जैसे कुछ शब्द हैं,
ई, बड़ी ई वाले प्रत्यय वाले, जैसे बुराई, बुराई, भलाई, सभी में क्या दिखाई दे रहा? ई, ठीक है, बड़ी ई। भला प्लस ई, भलाई, बुरा प्लस ई, बुराई। या दासी, दासी में भी क्या प्रत्यय होगा आपका? दास प्लस ई, यानी कि दास प्लस ई नहीं होने का, ये दासी प्लस ई। हमेशा याद रखेगा जब ई से बड़ी ई या बड़ी ई मिलती है तो बड़ी ई बनती है, तो ये दासी यानी कि इसमें ई प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट शब्द ही देखने पड़ेंगे। अब जैसे प्रत्यय पन है तो मैलापन, अधूरापन, ठीक है, ये सभी शब्द सिंपल, जैसे लड़कपन, ढीलापन या ओछापन, ये पन वाले प्रत्यय हैं, पन वाले, ठीक है। लड़कपन, ओछापन, ये सभी इसी प्रकार के शब्द हैं जिनमें प्रत्यय पन पन देखने को मिल रहा है। कहने का तात्पर्य है कि प्रत्यय में आप अंत में गौर देंगे शब्दों के और उपसर्ग में शुरू में गौर देंगे, ठीक है। चलिए, जैसे इका, बालिका, पुस्तिका, ठीक है। इका में अध्यापिका, ये सभी आ जाएंगे। इका वाले में बालिका, अध्यापिका, पुस्तिका, ठीक है, ये सभी आपके इस प्रत्यय में आ जाएंगे। मतलब प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय अलग हैं, पुरुष प्रत्यय अलग हैं, बहुत सारे हैं इसमें, कुल मिला के बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन हमने क्या करा है, इनको हमें तो पहचानने से मतलब है, ठीक है, तो हमने इनको एक ही रूप में देखने की कोशिश की है कि हम कोई भी शब्द आए और जो महत्वपूर्ण शब्द हैं उनमें कैसे पहचान सकते हैं। जैसे पुस्तक, पुस्तिका लिखा हुआ है तो हम उसमें पढ़ेंगे कि हाँ, ई का प्रत्यय हमने सुना है, पुस्तक प्लस इका, पुस्तिका, वहाँ पर वो हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये आपके कुछ उपसर्ग और प्रत्यय थे। सर आम क्लियर करो प्लीज, अंजना जी। अरे आम में देखिएगा, आम में आपका मैं बताता रहूँ, अगर आपसे प्रत्यय पूछता है तो ए ही होगा प्रत्यय, ठीक है, आम। अब मैं शब्द को, अगर आप इसको तो तोड़ नहीं सकते एकदम से कि आ प्लस में, ठीक है, तो आप अगर ध्यान से देखें जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे आम हुआ, कमल हुआ, जलज हुआ, ठीक है। अब आपसे इसमें प्रत्यय पूछता है कि इसमें प्रत्यय क्या है, सपोज दैट जलोज शब्द दे दिया आपको, ओ सॉरी जलज, तो आप जलज यानी कि आप देखेंगे कि जल प्लस जय, जय तो होगा नहीं, तो इसमें क्या छिपा हुआ है आपका? ए, ठीक है, इसमें भी क्या छिपा हुआ है? ए, इसमें भी क्या छिपा हुआ है आपका? ए, तो सब में ए है। याद रखिएगा जो भी सिंपल साधारण शब्द हैं अधिकांशतः, वैसे इसमें आप पहचान जाएंगे जो 3 विकल्प होते हैं वे ऐसे होते हैं जिनमें होगा ही नहीं, ठीक है। तो सिंपल पहचानने का तरीका ये भी होता है कि पहले उन विकल्प को काटने की कोशिश करो जो उसमें सूटेबल नहीं है, फिर वहाँ से क्वेश्चन फाइंड करने का बहुत ही सिंपल तरीका हो जाता है। सारे क्वेश्चन में मतलब धीरे धीरे पहले वो विकल्प देखो जो गलत हो सकता है, ये नहीं कि पहले सही देख रहे हैं, पहले गलत वाला देखो ना, जो गलत हो गया वो तो हो गया, वो तो बाहर ही होगा, ठीक है। तो ये आपका इसमें इन शब्दों में याद रखेगा, इनमें क्या होता है, ए प्रत्यय आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। एक जो टॉपिक है आपका, वैसे टॉपिक आपके बहुत सारे हो चुके हैं, अगर किसी टॉपिक में आपको वॉइस वगैरह प्रॉब्लम हुई हो, वैसे आपके में ज़्यादा नहीं हुई है वो प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम हुई है बिहार जुडिशरी वालों के में हुई है, फिर भी आपके में हुई हो तो बता सकते हैं। और बाकी समश्रुति भिन्नार्थक शब्द भी है आपका एक, ठीक है। समश्रुति भिन्नार्थक शब्द क्या है कि शब्द बहुत से देखने में एक से लगेंगे और बाकी जो होंगे उनका जो उच्चारण होगा वह अलग अलग होगा। समश्रुति भिन्नार्थक शब्द जो होते हैं आपके, समश्रुति समझिएगा या भिन्नार्थक शब्द कि ऐसे शब्द जो देखने में या बोलने में उच्चारण में तो एक से लगेंगे लेकिन अर्थ अलग अलग रखेंगे। अब इनको हम सारे शब्दों को भी ऐसे नहीं कर सकते, इसका जो PDF है वो भी हम करा देंगे आपको, ठीक है, या रिवीजन ऑडियो लेक्चर के माध्यम से और भी करा देंगे। अभी मैं आपको बताने का मतलब क्या था PDF से पहले कि आपके उपसर्ग और प्रत्यय देख लिए आपने। अब मैं कोशिश करूँगा कि बिना ज़्यादा नियमों के उलझन के डायरेक्टली आपको जो प्रत्यय उपसर्ग हैं, जैसे ईका वाले प्रत्यय हैं, पन वाले प्रत्यय हैं, इस तरीके से प्रोवाइड कराए जाएँ। ज़्यादा उलझन में हमें नहीं पढ़ना है कि हमसे वो पूछेगा कि इसमें तद्धित प्रत्यय, इस तरीके से हमें सिंपल ही करना है कि हाँ इसमें कौन सा प्रत्यय हो सकता है। जहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर हम कर लेंगे, ठीक है। तो समश्रुति भिन्नार्थक शब्द मतलब वे शब्द हैं जो देखने में या उच्चारण में एक से लगते हैं, ठीक है।
राघव, राघव, हाँ बिल्कुल, राघव आपने शब्द देखा है तो राघव में ए ही होगा, ठीक है। राघव में अगर प्रत्यय पूछता है तो ए ही प्रत्यय होगा, सिंपल शब्द है, ठीक है। चलिए, तो समश्रुति भिन्नार्थक शब्द क्या होते हैं जी? समश्रुति भिन्नार्थक शब्द, समश्रुति भिन्नार्थक शब्द बहुत बड़ा है, इसको देख के ही मत चौंक जाइएगा एग्जाम में, ठीक है। समश्रुति भिन्नार्थक शब्द ये क्या होते हैं? ये होते हैं जो आपके देखने में एक से लगेंगे लेकिन उनका उच्चारण कहीं ना कहीं अलग अलग होगा, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ अंश, ये इसका PDF आपको प्रोवाइड करा देंगे, और एक होता है अंश। दोनों बोलने में एक से लग रहे हैं, देखने में तो कह सकते हैं कि कम लगेंगे, लेकिन बोलने में कहीं ना कहीं उच्चारण उनका एक सा होगा। तो एक अंश जो ये वाला होता है जिसमें छोटा सा है, इसका मतलब होता है कंधा, और एक अंश ये है बड़ा शय वाला, इसका मतलब होता है हिस्सा। इस प्रकार से आपसे पूछता है। तो जो महत्वपूर्ण शब्द हैं आपके वो प्रोवाइड करा देंगे। अदरवाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपका इस तरीके से पूछेगा, विकल्प 1 में, विकल्प 2 में, विकल्प 3 में, विकल्प 4 में, वो आपका डिफरेंट शब्दों को धर देगा। जैसे एक विकल्प में इस ग्रुप को धर देगा, दूसरे में दूसरे ग्रुप को, तो वो पूछेगा आपके उपयुक्त सही समश्रुति भिन्नार्थक शब्द का उदाहरण कौन सा है, या कौन सा आपका उपयुक्त सही भिन्नार्थक शब्द नहीं है। या आपसे इस तरीके से पूछ सकता है कि अंश का समश्रुति भिन्नार्थक शब्द कौन सा है, तो आप सिंपल पता लगा लेंगे, ठीक है। कहने का तात्पर्य है कि कुछ शब्द उच्चारण की दृष्टि से एक से लगेंगे, ठीक है। जैसे अवृत्ति है, अवृत्ति और आवृत्ति, ठीक है। आवृत्ति होना किसी चीज का मतलब दोहराना, ठीक है, और अवृत्ति मतलब बेकारी, जो स्थिति उत्पन्न होती है। तो अवृत्ति आवृत्ति थोड़ा देखने में भी सेम से ही लग रहे हैं और उच्चारण में भी थोड़ा सेम से लग रहे हैं। तो कहीं ना कहीं समश्रुति भिन्नार्थक शब्द का मतलब ही ये है कि जो उच्चारण में सेम से थोड़ा सा उनमें मेल हो या देखने में भी मेल हो, तो वे क्या हो गए आपके समश्रुति भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे एक है आदि, एक शब्द है आपका आदि, और एक है आधि, ठीक है। आदि का मतलब होता है प्रारंभ, ठीक है, और इसका होता है पीड़ा, ठीक है। आदि मतलब ये पीड़ा होता है और ये प्रारंभ होता है, ठीक है, या आरंभ। एक होता है आपका अवृत्ति, आपने देख लिया, और एक अरि होता है, वो शत्रु होता है। अरि जो शब्द होता है यह शत्रु को प्रदर्शित करता है। अरि, जो अरि शब्द होता है वह शत्रु को प्रदर्शित करता है। अगर हम इसका बड़ी मात्रा वाला देखें, जो अरि है, जैसे हमारा देहाती में बोलचाल के लिए करते हैं, मतलब गेहूँ की लैंग्वेज में, अब तो बहुत कम हो गया है, तो स्त्रीलिंग को यहाँ पर मतलब बुलाने के लिए उस तरीके से हम प्रयोग करते हैं अरि, बड़ी ई वाला, और अरि ये छोटी ई वाला शत्रु होता है। तो इस तरीके से कुछ शब्द हैं जो आपको हम प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। चलिए, कुछ ही इम्पोर्टेंट शब्द हैं, वो सारे आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो ये आपका पूरा काफ़ी टॉपिक हो चुके हैं। जिस भी टॉपिक में आपको लगे तो मैं अभी यहीं हूँ 3-4 दिन, ठीक है, और बाकी आप बता देंगे, ठीक है, तो मैं आपको वो रिवीजन करा दूँगा। चलिए, क्लास करते हैं आपकी ऑफ, और